मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप नोट इकट्ठे करो, आप सेवा का कोई संकल्प ले लीजिए। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, किसी भी शौक में लगिए, जीव सेवा करिए, आप भी प्रसन्न होंगे और सामने वाला भी, जिसने सृष्टि रचना की है वो भी आपको आशीर्वाद देगा। दोस्तों, बचपन में आपको भी शौक होगा कुछ ना कुछ इकट्ठा करने का। फिर चाहे वो इधर उधर पड़ी चीजें इकट्ठा करना हो, फूल पत्ते इकट्ठा करना हो, या सिक्के नोट इकट्ठा करना। बचपन में शायद ये शौक मन को भाते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद अक्सर लोग इन आदतों को भूल जाते हैं या इंटरेस्ट कम हो जाता है। कभी समय का अभाव तो कभी फायदा न दिखना, कारण कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, आपको भी शायद ये लगता होगा कि पुरानी चीजें इकट्ठे करने से अब क्या फायदा। तो आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जिन्होंने अपनी इस बचपन की आदत को कायम ही नहीं रखा, बल्कि इसके सहारे अपने शहर की नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बनाई, और ये भी साबित किया कि कैसे उनका ये शौक सिर्फ शौक नहीं, नई पीढ़ी के लिए सीखने की प्रक्रिया में लाभदायक हो सकता है। हम आपको मिलवाने जा रहे हैं रिटायर्ड बैंक ऑफिसर भारत भूषण जी से। भारत भूषण जी की पहचान एक बैंक ऑफिसर से कहीं ज्यादा है। बचपन के अपने साधारण से शौक को कैसे बुलंदियों पर लेके गए, आज उन्हीं से सुनेंगे उनकी कहानी। मेरा नाम भारत भूषण गुप्ता, मैं बीकानेर में ही पैदा हुआ, बीकानेर में ही मेरी कर्म भूमि रही। बैंक ऑफ बड़ौदा में मैं मैनेजर पद से 2010 में रिटायर हुआ था। क्योंकि बैंकर था तो पैसे आते जाते बहुत देखे, गिने भी, और नई नई चीज़ों को देखने से उन्हें संग्रह करने का शौक़ हुआ। तो आज मैं रिटायरमेंट के बाद जब मेरे पास पैसा आया और समय भी मुझे मिला, तो मैंने करेंसी, कॉइन्स, स्टैम्प्स, बैंकों के चेक और विभिन्न प्रकार के एटीएम कार्ड संग्रह करना प्रारंभ किया। और इनका मैं स्कूलों में निःशुल्क प्रदर्शनी लगाता हूं, जिससे बच्चों को हमारे विरासत के बारे में जानकारी मिल सके। मैं एक मध्यम परिवार से हूं, तो बहुत ज़्यादा पैसे तो हमारे पास नहीं होते थे, लेकिन डाक आती थी तो उनके ऊपर विभिन्न प्रकार के स्टैम्प्स लगे हुए होते थे। तो उन स्टैम्प्स ने मुझे बहुत आकर्षित किया और मैंने सबसे पहले स्टैम्प्स का, पोस्टल स्टैम्प्स का संग्रहण प्रारंभ किया। उसमें कुछ पैसा नहीं लगता था, मुझे सरकारी कार्यालयों में जाना पड़ता या मेरे घर के या परिवार के मित्रों में के पास कोई पत्र आते तो उस पे से मैं स्टैम्प ले लेता था। और मेरे अंकल एक यूको बैंक में मैनेजर थे, तो उनके पास एज ए बैंकर बहुत सारी डाक आती थी, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता था कि मुझे अलग अलग तरह के स्टैम्प्स चाहिए, तो उन्होंने वो मुझे स्टैम्प्स देना शुरू किए। उसके बाद जब बैंक में नौकरी लगी मेरी 76 में, और मैं एज ए कैशियर मैंने ज्वाइन किया, तब मुझे बहुत तरह के नोट देखने को मिले। और उन नोटों में मैं देखता था किसी का साइज़ अलग है, किसी पे दस्तखत किसी ने किए हुए हैं, कलर अलग है। तो वो मेरे एक जिज्ञासा रही, बाल मन की कह लीजिए। तो उस समय तो मैं देखता ही था, और अगर कुछ पैसा बचता तो एक दो नोट मैं घर भी ले आता अपने पैसे जमा करवा करके, और इस प्रकार एक एक दो दो नोट करके ये मेरा नोटों का संग्रह प्रारंभ हुआ। सिक्के इकट्ठे करना सुनने में इतनी बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन कुछ तो है जो भारत भूषण जी को इतना अलग बनाता है। संग्राहकों के लिए पुरानी चीज़ें संग्रह करना बहुत अच्छा लगता है, और जब वो किसी को बताते भी हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हों या बड़े आदमी को भी, तो बड़े आदमी तो ये सोचता है कि हमारी पुरानी यादें, बचपन की यादें आपने ताज़ा कर दी गुप्ता जी। ये सिक्के आपने बताए, ये नोट बताए, हमने बचपन में देखे थे, या हमने अपने हाथ से खर्च किए हैं। और छोटे बच्चों को बहुत कौतूहल होता है कि अरे ऐसे भी चलते थे क्या। बस यही सब कुछ है, इसी ने मुझे प्रेरित किया और आज मैं सब इकट्ठे करता हूँ। भारत भूषण जी के कलेक्शन में इतने पुराने और खास सिक्के और नोट आपको देखने को मिलेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। बीते समय के साथ कैसे सिक्कों और नोट में बदलाव आया, उनके पीछे की कहानी, और कैसे वो हमारे इतिहास के अनसुने किस्से बताते हैं,
ये सब आप भारत भूषण जी के इस कलेक्शन से जान सकते हैं। जब संग्रह शुरू हुआ तो पहले तो सामान्य सिक्कों से हुआ, लेकिन जब इसकी ओर हमने, वस्तुतः ये चीज़ें भी एक तरह से पढ़ाई है। जैसे पहली क्लास की पढ़ाई होती है तो उसमें एक छोटी किताब होती है, और जब आप ग्रेजुएशन में जाते हैं तो बड़ी 2-3 किताबें हो जाती हैं, और हायर सेकेंडरी में एक किताब होती है। तो संग्रह के लिए भी करेंसी के लिए अलग बुक है, कॉइन्स की अलग बुक है, स्टैम्प्स की अलग बुक है। जब मैंने कॉइन्स की बुक ली तो उसके अंदर पता लगा कि सबसे पुराना सिक्का, वैसे तो मुगल कालीन सिक्के थे, वो सारी बातें हैं, लेकिन ब्रिटिश इंडिया काल में ईस्ट इंडिया कंपनी का सिक्का सबसे पुराना है। उस 1835 का 1840 का सिक्का ढूंढना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि सामान्य रूप से वो सिक्के नहीं मिलते। तो मैं एक सुनार के पास, जो मेरा मित्र था, मैं उनसे चांदी का कुछ काम करवाया करता था, उनके पास गया, भैया मुझे सिक्के चाहिए। बोले गुप्ता जी सिक्के, वो तो बहुत पैसे लगते हैं उन पुराने सिक्कों के। उनके भैया बताओ तो सही। और वो मित्रता हुई और उसने मुझे ईस्ट इंडिया कंपनी का सिक्का दिया। और आज मेरे सिक्कों के कलेक्शन में, चांदी के सिक्कों के कलेक्शन में कहें तो सबसे पुराना सिक्का है, जो कि वास्तव में आज बहुत मुझे अच्छा लगता है। कैसे उनकी लगन और अनुशासन ने आसपास के लोगों को बेकार लगने वाले काम को पहचान दिलाई और अपने माता पिता का नाम भी रोशन किया। वैसे तो मेरे पास, क्योंकि पिछले 50 साल से मैं ये कर रहा हूँ, तो घर पे कोई भी आता था तो उसको मैं बता देता था, सारी बातें थी। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, रिटायरमेंट के बाद मैंने इसको व्यवस्थित, मुझे समय भी मिला और कुछ पैसा भी मुझे मेरे जेब में आया, तो मैंने नई नई चीज़ें खरीदी, जो या मेरे पास सीक्वेंस के हिसाब से, किताबों के हिसाब से जो मेरे पास चीज़ें नहीं थी, वो मैं लेके आया। और सबसे पहले मेरी एक प्रदर्शनी पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट ने एक जन सामान्य में संग्रहकर्ताओं के लिए आयोजित की थी 2013 में, तो उसके अंदर मैंने भाग लिया था। और तभी और दूसरे लोगों से भी मेरा संपर्क हुआ, उनको भी ये पता लगा कि इनके पास इस प्रकार की चीज़ें हैं। और मैं राव बीकाजी संस्थान बीकानेर का विशेष रूप से नाम लेना चाहूँगा। 2014 में पहली बार उन्होंने सुदर्शना आर्ट गैलरी में मेरी प्रदर्शनी लगाई, और बीकानेर के कलेक्टर महोदय, उस समय जो बिस्सा जी थे, उन्होंने उसका उद्घाटन किया। मेरे परिवार वाले सब इकट्ठे हुए, और बीकानेर में करेंसी नोटों की और सिक्कों की वो पहली प्रदर्शनी थी। अखबार में भी बहुत नाम आया, मेरे संग्रह के बारे में छपा, तो क्योंकि 3 दिन की प्रदर्शनी थी तो बहुत से लोग देखने आए। और उस प्रदर्शनी का सबसे बड़ा लाभ मुझे ये मिला कि कई लोग ऐसे मुझे मिले जिन्होंने कहा, गुप्ता जी हमारे पास ये 2 सिक्के हैं, 5 सिक्के हैं या 2 नोट हैं, ये आप रख लीजिए और आपके तो प्रदर्शनी में काम आएंगे। मेरा प्रचार भी हुआ, और आदमी को, एक रिटायर्ड सीनियर सिटीजन को क्या चाहिए, खाने को रोटी और रहने को मकान जब हो तो आत्मसम्मान की बात आ जाती है। इसके माध्यम से मुझे प्रचार मिला और सबसे बड़ी बात सम्मान मिला। तो वो जो सम्मान मिलता है वास्तव में मेरे लिए अविस्मरणीय है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। परिवार वाले जो ये कहते थे कि पैसा बिगाड़ रहे हो, अब उनको भी ये लगता है कि नहीं। कैसे उनका ये छोटा सा शौक इतना बड़ा और नई पीढ़ी के लिए ज्ञान का भंडार बन गया। मेरे संग्रह का सबसे बड़ा उद्देश्य जो मैं कहूँगा वो ये है कि बच्चों के लिए तो हमारी जो विरासत है उससे उनकी जान पहचान हो। आज के इस ज़माने में जो यूपीआई का चला है, डिजिटल पेमेंट्स की बात है, तो बच्चों के पॉकेट में या पर्स में कहें तो कॉइन्स तो होते ही नहीं, और रुपए भी ख़त्म हो गए। आज ही मैं अखबार देख रहा था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक एडवर्टाइजमेंट दिया है डिजिटल करेंसी कि आप अपने पर्स में रखिए। तो किस तरह के नोट होते थे, किस तरह के सिक्के होते थे, इनकी कम से कम पहचान तो होनी ही चाहिए। हमारे जो जड़ें हैं, हम कहाँ आज डिजिटल करेंसी में पहुँचे हैं तो कहाँ से पहुँचे हैं, शुरू में क्या था, ये सब जानकारी की बात है।
और जो बड़े हो चुके हैं उनका दायित्व बनता है कि वो अपने परिवार में अपने मित्रों के बच्चों को ये बताएं, उनको नोटों को वो बेचें नहीं। और मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि वो अपने परिवार में जो छोटे बच्चे हैं, अपने नाती हैं, बेटे हैं, जो ये संभाल सकते हैं, उन लोगों को ये सिक्के अपने विरासत के रूप में दे के जाएँ। तो आवश्यक नहीं कि वो करोड़पति बना के जाएंगे, लेकिन कम से कम उनके पास हमारी विरासत का चिन्ह तो होगा कि हाँ, हमारे दादा परदादा इस तरह के नोट चलते थे या इस तरह के सिक्के चलते थे। ये सब चीज़ों की जानकारी तो कम से कम होनी ही चाहिए। हमारा अतीत कैसा था। एक सिक्का अगर पड़ा है, मान लीजिए गांधी जी का उनके जन्म शताब्दी का सिक्का है, तो गांधी जी के बारे में भी बताएगा और बताएगा कि कितने बड़े गांधी जी थे। एक मेरे पास स्टैम्प है, मैं अपने मित्र को बता रहा था, उसमें प्रेमचंद का फोटो है। उन्होंने प्रेमचंद का गोदान तो पढ़ा था, लेकिन प्रेमचंद को वो जानते नहीं थे। और प्रेमचंद के फोटो, उसके अंदर स्टैम्प पे मूछें हैं, तो उन्होंने बताया देखो प्रेमचंद की मूछें भी थी। इस प्रकार की चीजें भी होती हैं। या नोट के पीछे अब जो परिवर्तन आए हैं कि भाई 100 का नोट है, रानी की बाव उसके पीछे है, तो क्या है बाव, क्या होती है, बावड़ी क्या होती है, ये आगे वाले पीढ़ी को समझने में तो कम से कम मिलेगा। या अभी मेरा बच्चे ने जो है, पोता है मेरा, स्कूल के अंदर एक कंपटीशन था, ड्राइंग कंपटीशन। उसने 2000 के नोट के पीछे का देख के मंगलयान का ड्राइंग बनाया, तो उसने कुछ सीखने को मिला ना कि 2000 का नोट अब बंद तो हो गया, लेकिन उसके पीछे मंगलयान का चित्र था। तो ये सब चीज़ें हैं, हमारी विरासत को संभालने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं, और कुछ नहीं है, कमाई का कुछ नहीं है। हर व्यक्ति का अपने सफलता के लिए और अपने याददाश्त को संजोने के लिए कोई न कोई शौक होना बहुत आवश्यक है। और यह शौक उसकी पीढ़ियों को तो बताता ही है। इसके अतिरिक्त जैसे मैं हूँ, जीवन की दूसरी पारी खेल रहा हूँ। मैंने नौकरी की बैंक में, तो पारिवारिक दायित्व थे, लेकिन आज मैं इस संग्रह के माध्यम से अपना समय बहुत अच्छी तरह पास करता हूँ। मेरे से मिलने जुलने वाले भी आते हैं, टेलीफोन पर भी मेरी बहुत सी बात होती है, कोई लोग मेरे से जानकारी लेने भी आते हैं। तो सबसे मेरा ये निवेदन है कि इस प्रकार किसी न किसी शौक के साथ वो अवश्य जुड़ें। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप नोट इकट्ठे करो, आपका जो भी जिसमें भी शौक हो। किसी को गाना गाने का शौक होता है, कोई ढपली बजाता है, और हमारे यहाँ तो भारत रत्न मिला है बिस्मिल्लाह जी को, उनको पैशन था ना, वो तो बजाते ही थे भाई। तो वही बात है, कुछ न कुछ होना चाहिए जिंदगी के अंदर। बिना पैशन के तो मज़ेदारी नहीं है। अगर इसको सफलता से जीना है, आप कोई भी पैशन रखिएगा। कोई घुड़सवारी करता है, कोई साइकिल चला करके भी अपना नाम कमाता है, तो जरूरी नहीं है कि आप जो है क्रिकेट से ही बड़े बन सकते हैं। आप भारत रत्न की सीरीज देखिए या पद्म विभूषण की सीरीज देखिए, सब तरह के लोगों को मिलते हैं। और जापान के अंदर तो भाई इसी से 100 साल से ऊपर की उम्र निकल जाती है बागवानी करने से ही, क्योंकि उनको नेचर के साथ मिलजुल के रहते हैं, उनको ऑक्सीजन मिलती है। तो सब, हर एक आदमी का अलग अलग पैशन है और कुछ न कुछ होना चाहिए। तो मेरा तो एक निवेदन यही रहेगा, आप कुछ भी करें, आप सेवा का कोई संकल्प ले लीजिए कि किसी आदमी को बीमार है और उसके पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, उसके जाकर के उसको संभालिएगा। देश में ऐसे बहुत से संस्थान हैं जहां पर विकलांगों की सेवा की जाती है। आप फिजिकल उनको जाकर के, अगर थोड़ा बहुत कोई खुद अपने हाथ से खाना नहीं खा पा रहा है, आप देखिए कितनी खुशी मिलेगी। आप उस बच्चे को खाना खिलाइए, तो वो जीव की सेवा किसी भी रूप में करें। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, किसी भी शौक में लगिए, जीव सेवा करिए, आप भी प्रसन्न होंगे और सामने वाला भी, जिसने सृष्टि रचना की है, वो भी आपको आशीर्वाद देगा। किसी ने बिल्कुल सही कहा है, हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। पढ़कर अकेला तू पहल कर, काफिला खुद बन जाएगा। अगली बार ऐसी ही कोई और अलग हटकर जिंदगी की कहानी आपके सामने लेकर प्रस्तुत होंगे, कहानियां जो जीना सिखाती है। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप हमें नीचे दिए गए ईमेल पर लिख सकते हैं।